हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, परिवहन एवं संचार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक अवस्था में ही परिवहन और संचार ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। देखिए यहाँ पर बात करें परिवहन की, तो परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। वस्तुओं का व्यापार और विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है वो सही नहीं है। आपको पता होगा प्रारंभिक अवस्था में जो परिवहन था तो परिवहन पर संचार डिपेंड था। यानी आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो मैसेज वगैरह होते थे वो हस्तलिखित हुआ करते थे। ये पुराने ज़माने में जो मैसेज वगैरह हुआ करते थे वो हाथ से लिखे हुए हुआ करते थे। तो हाथ से लिखे गए मैसेज को कैसे पहुंचाते थे? कोई व्यक्ति पहुंचाता था या फिर कोई वाहन वगैरह से, मान लीजिए घोड़ा गाड़ी वगैरह है या फिर घोड़े वगैरह हैं या फिर जो भी छकड़ा गाड़ी वगैरह है उससे पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर परिवहन पर डिपेंड थे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे उन्नत तकनीक का विकास होता गया है वैसे वैसे संचार के सैटेलाइट जैसे माध्यम यहाँ पे विकसित होते गए हैं। तो आज हम संचार के जो साधन है हमारे वो परिवहन पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर हम देखें तो प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, लेकिन आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित विनिर्माण उद्योग है। यह द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सड़क एवं रेलमार्ग के साथ साथ पाइपलाइनें भी परिवहन का भाग हैं। देखिए परिवहन जो है समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित विनिर्माण उद्योग नहीं है, बल्कि ये सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और आपका जो सेवा उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आता है, बल्कि ये तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। सड़क और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन के भाग हैं, जबकि नौ परिवहन और जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। उसी प्रकार आपकी जो पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ पाइपलाइनें भी परिवहन का भाग हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। केवल एक और दो सही नहीं है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का बी वाला, केवल एक और दो। तीसरा प्रश्न है आपका, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे कहते हैं संचार जाल, नगरीय संकुल, महानगरीय योजना, परिवहन जाल। देखिए अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। यहां पर गलत कौन सा है। पहला है वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण और यात्रियों को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए पाइपलाइन सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए परिवहन की प्रमुख विधाओं में स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इनके बारे में आप लोग जानते हैं। अगर बात करें वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन के लिए तो अपने दुनिया में यानी पूरे विश्व की अगर बात करें तो 95% जो व्यापार होता है वो आपके समुद्री परिवहन के जरिए होता है, यानी जो आपका जल परिवहन है उसके जरिए होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है।
वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा होता है। 90% 95% व्यापार जो है आपके जो भारवाही जलयान है इनके द्वारा विश्व में होता है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कम दूरी और एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सबसे सस्ता और तीव्रगामी साधन है। देखिए तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है। अगर हम बात करें स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की या फिर यात्रियों को भेजने की, तो इन मामलों में आपका रेलवे सर्वोत्तम है। रेलवे के जरिए हम भारी माल की ढुलाई भी कर सकते हैं और यात्रियों को भी लंबी दूरी पर भेज सकते हैं। अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन में केवल स्थूल पदार्थों को हम भेज सकते हैं, यात्रियों को नहीं। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। उच्च मूल्य वाली हल्की और नासवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर चौथे का सी वाला सही नहीं है, तो आंसर है चौथे का सी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1835 में शुरू हुआ। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। अंतर्धन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। देखिए पहला वाला कथन यहां पर गलत है। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1835 में नहीं बल्कि 1825 में शुरू किया गया और यह रेल मार्ग जो है उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। अगर हम भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया में पहली जो रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे टू ठाणे चलाई गई थी। यानी ये कहां से कहां तक, ये बॉम्बे से लेकर ठाणे के मध्य चलाई गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पूछा गया, बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर अंतर्दहन इंजन का आविष्कार हुआ है। इसके ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। देखिए अंतर्दहन और बहिर्दहन के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। आपके जो भाप वाले इंजन होते हैं उसमें बहिर्दहन होता है, यानी बाहर आपको आग दिखाई देती है कि भाई आग जल रही है और आग जलने से क्या है, पानी गर्म हो रहा है और स्टीम बन रही है। लेकिन अंतर्दहन इंजन में क्या होता है, जो फायर होती है वो इंजन के अंदर ही बर्न होता है, यानी फ्यूल जो होता है वो इंजन के अंदर ही बर्न होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में एक स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? स्पार्क प्लग ये करता है कि जो अंदर जो पेट्रोल पहुंच रही है नोजल से उसको बर्न करता है, जिससे कि इंजन जो है गतिशील हो जाता है। तो जो अंतर्दहन है इसके आविष्कार ने, अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने यहाँ पर सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों में दोनों में क्रांति ला दी। यानी इससे क्या हुआ, अधिकतम दूरी तय करने वाले वाहनों का आविष्कार हुआ और कई सारे यहाँ पर आप देखेंगे पावरफुल इंजन भी बने, जिसने आपके परिवहन में या फिर आप कह सकते हैं व्यापार वगैरह में हर जगह क्रांति ला दी। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तारमार्गों को रखा जाता है। पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें स्थल परिवहन की, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम जो विकसित रूप है उनमें आपको पाइपलाइनें देखने को मिलेंगी, हाईवेज देखने को मिलेंगे और जो पहाड़ी वगैरह इलाके हैं तो उनमें आपको रोप वेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये नवीनतम रूप माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पुराने और प्रारंभिक जो परिवहन के रूप थे उनमें आपने मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु या जो गाड़ियां हैं, जो पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ियां थी वो आपने देखी थी। तो ये पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के माने जाते थे। इन रूपों की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी ये लंबी दूरी तय करने में इनको कई महीने लग जाते थे। इसके अलावा इनको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता था। तो ये काफ़ी खर्चीले थे। जबकि आज की डेट में जो बड़े बड़े मालवाही ये सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इनसे एक विशाल मात्रा में हम जो सामान वगैरह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो ये इनकी तुलना में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, सर्वाधिक सड़क घनत्व
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है, ये आपको बताना है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका। देखिए, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है। यानी ये आश्चर्य की बात नहीं है, एनसीईआरटी का आंकड़ा है कि ये 150 लाख किलोमीटर है। विश्व की जितनी वाहन चलाने लायक जो सड़कें हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है, और इनमें से भी इनका 33% 33% किसमें है, ओनली उत्तरी अमेरिका में है। 150 लाख परसेंट में से भी 33% वाहन चलाने लायक जो सड़कें हैं वो उत्तरी अमेरिका में, यानी 50 लाख किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो उत्तरी अमेरिका में अकेले मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 7 का बी वाला। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। विकासशील देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। महामार्गों का सर्वाधिक घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग 7 है। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, विकासशील देशों में नहीं बल्कि जो आपके डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी जो विकसित देश हैं, तो विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर जो है महामार्गों से जुड़े हुए हैं। विकासशील देशों में तो आज भी जो महामार्ग है इनका अभाव ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका में प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी अमेरिका में आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, वहां से महामार्ग की जो दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है। यानी ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला कथन अभी आपके वर्तमान के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके हिसाब से गलत हो जाएगा। और आप लोगों को जो मैंने नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स में भी आप संशोधन कर लेना। आपके पुराने टाइम पर, यानी आज से 3-4 साल पहले, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग NH7 था, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता था। लेकिन वर्तमान में आंकड़े चेंज हो गए हैं। अभी फिलहाल में आपका NH44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो आपके श्रीनगर से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो आंकड़ा है ये गलत हो जाएगा। वैसे अगर बुक देखेंगे तो बुक के हिसाब से सही है, लेकिन अब आप इसको रिफाइन कर लेना, यानी अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल 1 और 3 सही नहीं है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 8वें का ए। आप लोगों से गुजारिश है वो आप कर लेना, अपने नोट्स में भी आप करेक्शन कर लेना। 9वां प्रश्न है आपका, अलास्का राजमार्ग किनके बीच से गुजरता है। वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, चेगडू और ल्हासा, एडमंटन और एंकोरेज, सांसो और ग्वांगजाओ। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किसके बीच से गुजरता है। डार्विन और मेलबर्न, चेगडू और ल्हासा, मॉस्को और व्लादिवोस्तोक, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। चेगडू को ल्हासा से जोड़ने वाला महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। जैसे सांसो और संघाई के मध्य जो है, तो सांसो जो है ये वियतनाम सीमा के समीप पड़ता है और संघाई जो है मध्य चीन में है। इसी प्रकार ग्वांगजाओ दक्षिण में पड़ता है और ये बीजिंग जो है उत्तर में पड़ता है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक जगह आके क्रिस क्रॉस हो रहा है। तो चीन में इस प्रकार से महामार्ग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही है। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेगडू को ल्हासा से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन जो है ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। प्राय सभी देशों में गांव
और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का बी वाला, 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? पान अमेरिकन महामार्ग, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ऑस्ट्रेलियाई महामार्ग। देखिए, विश्व का सबसे लंबा जो महामार्ग है वो आपका पैन अमेरिकन महामार्ग या पान अमेरिकन महामार्ग जो बोला जाता है, ये सबसे लंबा महामार्ग है। पान अमेरिकन महामार्ग द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और यूएसए तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे और ये इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है 12 का ए वाला। 13वां प्रश्न है आपका, रेल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। मानक लाइन का उपयोग भारत में किया जाता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की एक विधा है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। रेल लाइनों की चौड़ाई है जिसको गेज बोला जाता है, ये प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः जो बड़ी वाली जो लाइन होती है, यानी जो जिसको आप ब्रॉड गेज कहते हैं, जिसको या फिर बड़ी लाइन भी कहते हैं, तो उसकी यानी ब्रॉड गेज का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ये 2 रेल की पटरियां हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको गेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रॉड गेज होती है, बड़ी वाली लाइन होती है, उसके दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है वो 1.5 मीटर होती है। एक इससे छोटी हो जाती है, इससे छोटी वाली जो होती है उसको मानक बोलते हैं, और मानक की जो दूरी है वो 1.44 मीटर होती है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको मानक बोलते हैं, यानी इसको मानक गेज बोला जाता है। मानक गेज जो है ये ब्रिटेन में यूज होती है, अपने भारत में नहीं। यानी मानक गेज आज भी ब्रिटेन में यूज हो रही है। भारत में मोस्टली लगभग 90% से ज़्यादा लाइनें आपकी ब्रॉड गेज की हैं, यानी 1.5 मीटर वाली ब्रॉड गेज जो होती है उसकी हैं, ना कि मानक गेज की। आपके यहाँ केवल पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर आपकी जो है नैरो गेज चल रही है, बाद बाकी आपकी जितनी भी लाइनें आपके भारत में हैं सभी ब्रॉड गेज वाली हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 13 का सी, केवल 1 और 2 सही है। 14वां प्रश्न है आपका, पार महाद्वीपीय स्टूवर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? डार्विन और मेलबर्न, एडमंटन और एंकरेज, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, चेगडू और लहासा। देखिए, जो पारद्वीपीय स्टूवर्ट महामार्ग है ये डार्विन और मेलबर्न के बीच में गुजरता है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया का महामार्ग है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का ए वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। देखिए, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। यानी पूरे विश्व का रेल मार्ग जोड़ लें और अकेले अमेरिका का जोड़ लें तो अकेले अमेरिका में 40% है। पूरे विश्व में आज की डेट में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। सभी देशों की मिला लें तो 13 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसका 40% केवल अकेले अमेरिका के पास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। देखिए, अमेरिका में सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक और नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस महाद्वीप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहां रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबा है। इनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप का जो बेल्जियम है यहाँ पर रेल घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर 6.5 किलोमीटर एरिया में, इस 6.5 किलोमीटर का जो स्क्वायर का जो एरिया है इसमें 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछी हुई है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रेल लाइन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 16 का बी वाला, यानी यूरोप। 17वां प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिकी रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है कि आपको बताना है।
वेनेजुएला और बोलीविया में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% पाया जाता है। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स को वालपैराइजो से मिलाता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, एक तो अर्जेंटीना का पंपास और दूसरा है ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 2 जो देश हैं अर्जेंटीना और ब्राजील, यहाँ पर यानी कि अर्जेंटीना और ब्राजील में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारी रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ जो ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की जो कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, इसको चिली की वालपैराइजो से मिलाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये सही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। केवल पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 17 का ए, केवल एक। 18वां प्रश्न है आपका, पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। पार कैनेडियन रेलमार्ग दुनिया का सर्वाधिक लंबा पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। पार कैनेडियन रेलमार्ग कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। देखिए, बात करें पार महाद्वीपीय रेलमार्ग की, तो पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। पार कैनेडियन रेलमार्ग नहीं, बल्कि जो आपका पार साइबेरियन रेलमार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ये ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग बोला जाता है, ये विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है और इसकी जो लंबाई है ये है 9332 किलोमीटर। 9332 किलोमीटर लंबा ये रेलमार्ग है। अगर हम पार कैनेडियन रेलमार्ग की बात करें तो पार कैनेडियन रेलमार्ग की जो लंबाई है ये 7050 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। ये जो आपका पार कैनेडियन रेलमार्ग है ये कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स से शुरू होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यहाँ पर आपका डी वाला यानी केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 18 का डी। 19वां प्रश्न है आपका, पार साइबेरियन रेलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, रूस का यह प्रमुख रेलमार्ग पश्चिम में मॉस्को से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित खबोरोवस्क तक जाता है। यह रेलमार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। इस रेलमार्ग पर चीता एक महत्वपूर्ण फर केंद्र और इर्कुट्स्क एक कृषि केंद्र है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। जो आपका रूस का प्रमुख रेलमार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यानी कि यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और ये व्लादिवोस्तोक जो है यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। खबोरोवस्क व्लादिवोस्तोक से पहले पड़ता है और व्लादिवोस्तोक जो है बिल्कुल एंड में है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, ये रेलमार्ग जो है यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। इस रेलमार्ग पर चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, ना कि फर केंद्र। यानी चीता जो है एक कृषि केंद्र है और यहाँ पर जो इर्कुट्स्क की बात हो रही है, इर्कुट्स्क एक फर केंद्र है। फर का मतलब वही खाल वगैरह, यानी जो पशुओं की खाल वगैरह होती है वो फर केंद्र। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका केवल और केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है 19 का सी, केवल सेकंड। 20वां प्रश्न है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्गों और उनके प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। ओडेसा, यूक्रेन, उलन बटोर, उज्बेकिस्तान, रोनियांग, मंगोलिया, बालू, कैस्पियन तट। देखिए, जो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है
इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडिशा वाला जो स्थान है ये नीचे से जोड़ता है और ये यूक्रेन में पड़ता है। उलन बटोर की बात करें तो उलन बटोर मंगोलिया में है, न कि उज्बेकिस्तान में, यानी ये उलन बटोर की जो बात हो रही है ये मंगोलिया में पड़ता है, न कि आपके उज्बेकिस्तान में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें आपकी यहां पर रोनयांग की, तो रोनयांग चीन में पड़ता है, यानी चीन का एक प्रांत है मगदेन, चीन में पड़ता है ये, तो ये वाला भी गलत है, ये मंगोलिया में नहीं है बल्कि ये चीन में पड़ता है। बालू जो है, बालू कैस्पियन तट पर बालू पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं रेल मार्ग यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले जो योजक मार्ग हैं उनमें ओडिशा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया और रोनयांग यानी मगदेन चीन में बीजिंग की ओर से इसको नीचे से जोड़ते हैं। तो यहां पर आपका केवल 1 और 4 युग्म सही सुमेलित है, तो आपका सही आंसर है यहां पर 20 का बी वाला, केवल 1 और 4। 21वां प्रश्न है आपका, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्न में से किस स्थान से होकर नहीं जाता है? कजान, ट्यूमिन, ओमस्क, मुरमस्क। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी के ही एक एग्जाम में यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, इसलिए मैंने ये वाला जो प्रश्न है आपके सामने रखा है। वहां पर ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में नहीं पड़ता है, तो ऐसे करके घुमा फिरा कर ही पूछा जा सकता है। तो कम से कम आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान इसके रास्ते में पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। पहले देखिए, ये आपका मैप है और मैप में आप देख पा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपका कजान इस पे पड़ता है, ट्यूमिन पड़ रहा है, ओमस्क पड़ रहा है, जबकि मुरमस्क की जो बात होती है तो मुरमस्क यहाँ कहीं पड़ता है, मुरमस्क यहाँ पे पड़ता है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका मुरमस्क, यानी मुरमस्क से मार्ग नहीं जाता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से जाता है, मॉस्को आता है, फिर नीचे की तरफ ऐसे करके आ रहा है ये, ठीक है। मुरमस्क बिल्कुल अलग है। तो यहां पर आपका जो सही वाला आंसर होगा वो होगा 21 का डी, यानी मुरमस्क जो है इसके रास्ते में नहीं पड़ रहा है, बाद बाकी ये तीनों इसके रास्ते में पड़ रहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर 21 का डी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? एडमोंटन, कैमलूप्स, कैलगरी, ओटावा। देखिए यहां पर भी आपको मैप दिखा देता हूं ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग का। तो ये देखिए, ये स्टार्ट होता है वैंकूवर, विक्टोरिया, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका कैमलूप्स है, ये कैलगरी है, ये आपका रेगिना, विनिपेग, ये कडवरी है, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक आ जाता है, फिर आपका सिडनी है और फिर हैलिफैक्स है। अब यहां पर एक स्थान एडमोंटन की बात जो हो रही है, तो ये आपका एडमंटन जो स्थान है ये पड़ता है, या इसका जो अल्बर्टा स्टेट है, अल्बर्टा स्टेट में ये एडमोंटन ये पड़ता है, जो कि इसके मार्ग में नहीं है। ये तो यहां से ऐसे चल रहा है, मार्ग नीचे नीचे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एडमोंटन जो है वो इसके रास्ते में नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का ए वाला, यानी एडमोंटन इसके रास्ते में नहीं पड़ता है, बाद बाकी कैमलूप्स, कैलगरी, ओटावा ये तीनों इसके रास्ते में पड़ते हैं। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? प्रशांत रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। देखिए, जो आपका प्रशांत रेल मार्ग है ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्वीनलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, जो ओरिएंट एक्सप्रेस है तो ये जो लाइन है ये पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 23 में का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 24वां प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्न में से किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? कलगुर्ली, ब्रिस्बेन, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल। तो इसके लिए भी चलते हैं मैप पर। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कलगुर्ली है, पोर्ट अगस्ता है यहाँ पर, ठीक है, ब्रोकन हिल है ये वाला, और ब्रिस्बेन यहाँ पर कहीं पड़ता है, ठीक है। यानी ब्रिस्बेन इसके रास्ते में नहीं आता, ये पर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? सिडनी, और सिडनी से फिर मेलबोर्न आ जाता है, जबकि ब्रिस्बेन आपका यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए ये वाला मैप है आपका और आप देख पा रहे हैं ब्रिस्बेन यहाँ पे पड़ रहा है, जबकि सिडनी ये है और नीचे फिर आपका मेलबोर्न आ जाता है।
ठीक है, तो यानी ब्रिस्बेन इसके रास्ते में नहीं पड़ रहा है। तो आपका सही आंसर जो है वो है 24 का बी वाला, यानी ब्रिस्बेन इसके रास्ते में नहीं पड़ता है। 25वां प्रश्न है आपका, बृहद ट्रंक मार्ग निम्नलिखित में से किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है और यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है और इसी वजह से इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का ए वाला। 26वां प्रश्न है आपका, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? यह अन्य समुद्री मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सहित मुंबई एवं सिंगापुर पत्तन इस मार्ग से संबद्ध है। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी आ गई है। आपको पता होगा कि जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तब हमारा जो व्यापार होता था पश्चिमी यूरोप से, तो उत्तमास अंतरीप से होकर ही हमारा व्यापार होता था, यानी जिसको आप वर्तमान में केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, यानी साउथ अफ्रीका वाला जो नीचे का कॉर्नर है वहां से घूमकर जहाज आते थे। तो काफी लंबा मार्ग था। जैसे ही स्वेज नहर बन गई है तो डायरेक्ट जहाज जो है वो आपके भूमध्य सागर से स्वेज नहर के जरिए लाल सागर में और लाल सागर से अरब सागर होते हुए नीचे तक अपने यहाँ पहुंच जाते थे। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए, यहां पर ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है, तो आंसर होगा 26 का डी वाला। 27वां प्रश्न है आपका, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में बहुत कम है। रियो डी जेनेरो और केपटाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी पत्तनों और यूरोप के पश्चिमी और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो पत्तन है उनको आपस में मिलाता है, ना कि अमेरिका के पश्चिमी तट और एशिया के पत्तनों को। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका बी वाला सही है। देखिए, यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। यहां पर आपका सी वाला कथन भी सही है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। यहां पर आपका डी वाला जो है ये भी सही है। देखिए, रियो डी जेनेरो और केपटाउन के बीच जो मार्ग पर यातायात है ये भी कम है, क्योंकि दोनों जो देश हैं इन दोनों देशों में एक जैसे उत्पाद हैं और एक जैसे संसाधन हैं। इस वजह से इन दोनों देशों के मध्य भी व्यापार कम है। रियो डी जेनेरो जो है आपका ब्राजील में पड़ता है, केपटाउन जो है साउथ अफ्रीका में। तो इन दोनों देशों में जो भी संसाधन है, जो भी उत्पाद है वो एक जैसे हैं। इस वजह से आपस में भी इन दोनों देशों में ज्यादा व्यापार नहीं होता है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 27 का ए वाला। 28वां प्रश्न है आपका, प्रशांत महासागर के समुद्री मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। होनोलुलु पत्तन उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पर स्थित है। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जो आपका उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो पत्तन है, जैसे सिएटल है, पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, तो इनको एशिया के पूर्वी तट के जो पत्तन है याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर के जो पत्तन है उनसे जोड़ता है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग जो है तो यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इसके अलावा इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस
और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए होनोलुलु जो है ये उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग का प्रमुख पत्तन नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का पत्तन है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, केवल तीसरा वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका 28 का सी, केवल थर्ड। 29वां प्रश्न है आपका, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। स्वेज नहर से पोर्ट सईद और स्वेज शहरों को ताजे पानी की आपूर्ति की जाती है। देखिए स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। देखिए ये जो मार्ग है यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये भी सही है। स्वेज नहर यूरोप को हिंद महासागर में प्रवेश मार्ग प्रदान करता है, तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला कथन जो है ये भी सही है। नील नदी से एक नौगम्य ताजे पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और स्वेज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 29 का बी वाला, यानी 1, 2 और 3। 30वां प्रश्न है आपका, पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण कनाडा के द्वारा किया गया है। देखिए यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, न कि हिंद महासागर से। यानी कि पूर्व में जो आपका अटलांटिक महासागर है इसको ये पश्चिम में जो प्रशांत महासागर है इससे जोड़ती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका निर्माण कनाडा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं और जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह को पार करते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 30 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 31वां प्रश्न है आपका, आंतरिक जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अत्यधिक भारी वस्तुओं जैसे कोयला, सीमेंट आदि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नदियां, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र जो हैं प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता और उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। देखिए सघन वनों से युक्त जो क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में नदियां ही मात्र एक परिवहन का एक साधन होती हैं। तो उन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए आंतरिक जलमार्ग बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सुगम रहते हैं। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला हुआ, सीमेंट हुआ, इमारती लकड़ी है या फिर धात्विक अयस्क हैं, इन सब का जो परिवहन है आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं किया जा सकता है, तो इस आधार पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है 31 का ए, केवल एक। 32वां प्रश्न है आपका, राइन जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। राइन नदी जर्मनी और इटली से होकर प्रवाहित होती है। राइन जलमार्ग नीदरलैंड में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक नौकायन योग्य है। डसलडोर्फ पत्तन राइन जलमार्ग पर स्थित है। यह जलमार्ग विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। देखिए एक बार मैप में देख लेते हैं इस नदी को। तो राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ से नीदरलैंड से स्टार्ट होती है और इधर आप स्विट्जरलैंड तक आप ये देख रहे हैं, यहाँ तक ये जाती है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको ये नदी का मैप दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको जो है यूरोप का मैप मैंने लगाया है। अब आप देख पा रहे हैं
स्विट्जरलैंड के नीचे आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर नीचे की वाला जो पोर्शन है ये आपका इटली वाला है, यानी ये जो नदी है इटली तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ राइन नदी जर्मनी और इटली से होकर प्रभावित होती है, ये गलत है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है, ना कि इटली से होकर। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबी नौकायन योग्य है। इसमें समुद्री पोत जो है वो कोलोन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए रूर नदी जो है इसमें पूर्व से आकर मिलती है, यानी रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। तीसरा वाला जो कथन है आपका ये भी सही है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर एक पत्तन है और रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से यहाँ पर होकर भारी वस्तुओं का आवागमन इससे होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। देखिए ये वाला जो जलमार्ग है, यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है और यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 32 का बी, केवल 2, 3 और 4। 33वां प्रश्न है आपका, नदी जलमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। डैन्यूब जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय भाग को जलमार्ग सेवाएं प्रदान करता है। वोल्गा मास्को नहर वोल्गा जलमार्ग को काला सागर से जोड़ती है। डैन्यूब जलमार्ग एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है जो पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, न कि पश्चिमी यूरोपीय भाग को। यानी ये जो है जलमार्ग जो है ये पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर बहती है। अच्छा, आपको कमेंट में ही बताना है ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं, ये कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। सेकंड वाला जो कथन है ये कथन आपका ये भी गलत है। रूस में कई सारे जलमार्ग हैं, लेकिन इनमें वोल्गा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्गा जलमार्ग जो है 11,200 किलोमीटर लंबा नौकायन योग्य जलमार्ग है और यह जलमार्ग जो है कैस्पियन सागर में आकर मिल जाता है। जो यहाँ पर वोल्गा मॉस्को नहर की बात हो रही है, तो वोल्गा मॉस्को नहर वाला जो जलमार्ग है ये मॉस्को प्रदेश को इसको जोड़ता है। यानी वोल्गा मॉस्को नहर जो है इसको मॉस्को प्रदेश से जोड़ती है, न कि काला सागर प्रदेश से। जबकि वोल्गा डॉन जो जलमार्ग है वो इसको काला सागर से जोड़ देता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 33 का सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। 34वां प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के जलमार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। डुलुथ और बुफालो पत्तन सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग पर स्थित है। मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। देखिए सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है और इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलुथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पत्तनों की सुविधाओं से युक्त हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये वाला भी सही है। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 34 का सी, 1 और 2 दोनों। 35वां प्रश्न है आपका, वायु मार्गों का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। पूरे विश्व में वायुमार्गों का सर्वाधिक सघन जाल पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का ए वाला, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 36वां प्रश्न है आपका, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है। दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम। देखिए बिग इंच एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का डी वाला, यानी इससे पेट्रोलियम को परिवहित किया जाता है। 37वां प्रश्न है आपका, पाइपलाइन परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। वर्तमान में पाइपलाइनों के द्वारा आपूर्ति के अलावा पेट्रोलियम को भी परिवहित किया जा रहा है, किंतु दूध जैसे पदार्थों को
अभी भी पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहित करने में सफलता नहीं मिली है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों से जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है, इसके अलावा पेट्रोलियम के लिए तो किया जाता ही है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो फार्म हैं, तो न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है किंतु दूध जैसे पदार्थ अभी भी इसके माध्यम से नहीं जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में ऑलरेडी पाइपलाइनों के माध्यम से दूध को फैक्ट्रियों तक भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये वाला आपका सही है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं इन रिफाइनरी और पत्तनों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 37 का बी, केवल सेकंड। 38वां प्रश्न है आपका, उपग्रह संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया था। साइबर स्पेस भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंक की दुनिया है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था। आपकी किताब में मिस्टेक है और वही मिस्टेक मैंने नोट्स में भी करवा दी है, यानी आपकी किताब में 1979 लिखा हुआ है जो कि गलत है। आपके नोट्स में भी मैंने सेम ही ये डेट लिखवाई है, ये आप सही कर लेना। ये 1979 नहीं है बल्कि 1975 को प्रक्षेपित हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। इसके बाद भारत ने भास्कर 1 को 1979 में और रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में किया था। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है, यानी साइबर स्पेस भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंक की दुनिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आंसर है यहाँ पर सी, यानी 1 और 2 दोनों। 39वां प्रश्न है आपका, चैनल टनल निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों को जोड़ता है। लंदन बर्लिन, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन, बार्सिलोना बर्लिन। चैनल टनल डोवर जल संधि से इंग्लिश चैनल के नीचे लंदन और पेरिस को जोड़ने वाली एक रेल सुरंग है। चैनल टनल समुद्र के अंदर सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी समुद्र के अंदर लंबाई लगभग जो है 38 किलोमीटर है और टोटल लंबाई जो है 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 39 का सी वाला, यानी पेरिस लंदन। 40वां प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह रेल लाइन महाद्वीप के उत्तरी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है। देखिए आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुल्ली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, न कि महाद्वीप के उत्तरी भाग में। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये महाद्वीप के दक्षिणी वाला जो पोर्शन है, महाद्वीप का दक्षिणी वाला जो पोर्शन है उसमें जा रही है, पर्थ से लेकर सिडनी और फिर आपका सिडनी से होते हुए एल्बरी फिर मेलबोर्न तक, ना कि उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग का मतलब था कि यहाँ इस साइड से जा रही होती तो उत्तरी भाग में बोल सकते थे, नहीं, ये उत्तरी भाग में नहीं जा रही है बल्कि दक्षिणी भाग में जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। देखिए एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे से डार्विन बिरदुम लाइन से ये जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है 40 का ए वाला, केवल एक सही नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट हो तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।